नमस्ते, जय धन्वंतरी। आज हम थोड़ी बात करेंगे शरीर में जाने वाले टॉक्सिन्स के ऊपर और उसके निवारण के ऊपर। तो शरीर में कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो ऐसे ही जैसे भोजन के द्रव्य है वो पाचन हुआ और उसके बाद वो निकल जाते हैं, मल मार्ग से निकल जाते हैं। उसका दो भाग होता है, सार भाग और कीट भाग। कीट भाग अर्थात जो वेस्टेज है वो मल के द्वारा निकल जाते हैं, उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ता है। तो वो साधारणता से ही वो शरीर अपने आप बाहर निकाल देता है। कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, जिसको विष द्रव्य कहा जाता है, विषाक्त द्रव्य कहा जाता है। वो अपने आप नहीं निकलते हैं। जैसे कोई ऐसे किली गल गया लोहे की, या कुछ छोटा सा लोहे का टुकड़ा चला गया, या खेलने वाली जो लखोटी आती है, जो खेलने वाली छोटी छोटी जो कांच की तरह आती है, वो कोई निगल गया, या और कहीं ऐसी चीजें हैं जो कंकड़ पत्थर है वो कोई निगल गया। तो ऐसी जब बालक खेलते खेलते उसको निगल जाता है, गल जाता है, तो उसके लिए आयुर्वेद में विशेष बताया गया है कि केले खिलाइए उसको। कुछ औषधियाँ साइलेसिया जैसी होम्योपैथी में भी है जो अननेसेसरी वस्तु गई है उसको निकालने का कार्य करती है। लेकिन उतना है कि वो स्थूल पदार्थों को निकालने के लिए ये सब विधि है। अब जैसे स्थूल पदार्थ जाता है शरीर में जो अननेसेसरी होता है, उसको निकालने के लिए अलग अलग औषध प्रयोग बताए हैं आयुर्वेद के ग्रंथों में। उसी तरह से कुछ सूक्ष्म ऐसे अनवांटेड पदार्थ जो शरीर के प्रकृति के अनुसार अनुरूप नहीं होते हैं, वो भी जाते हैं शरीर में। वो बहुत सूक्ष्म होने से उसको इस तरह से नहीं निकाला जाता है जैसे हमने लोहे की कीली निकाल दी, जैसे कि कोई कंकड़ पत्थर निकाल दिया, या ऐसे कोई वस्तु निकाल दी। इस तरह से वो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो कोई फॉर्म नहीं है उसका, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जो विषाक्त द्रव्य है वो बचपन से ही शरीर में जाते रहते हैं। किस किस माध्यम से जाते हैं वो भी हम अभी देखते हैं। आहार के माध्यम से भी जाते हैं कुछ सूक्ष्म, जैसे हम पेस्टिसाइड्स वाला अन्न खाते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो अंश होते हैं जो पेस्टिसाइड्स के, वो हमारे शरीर में जाते हैं अन्न के द्वारा। पानी के द्वारा भी जाते हैं। हम पानी पीते हैं बाहर का, तो पानी में बहुत विषाक्त द्रव्य घुल जाते हैं। वो छलनी से उसको छानने से वो निकल नहीं जाते हैं। वो तो कंकड़ पत्थर निकल जाएंगे, स्थूल पदार्थ निकल जाएंगे, सूक्ष्म पदार्थ तो पानी के साथ चले जाएंगे, वो भी विषाक्त द्रव्य शरीर में चले जाते हैं। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन के साथ जो प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, जो वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए रखे जाते हैं, उसके अंदर और सारी चीजें आती है जो वैक्सीन की इफेक्ट को बनाए रखने के लिए उसमें डालना जरूरी होता है। तो ऐसी बहुत सारी वैक्सीन बालकों के शरीर में जाती है। ये एक माध्यम है, उसमें भी टॉक्सिन्स वगैरह जाते हैं। वो वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, जो अन्य द्रव्य यूज होते हैं, वो भी इस प्रकार के होते हैं। वो भी सूक्ष्म मात्रा में वो शरीर में रह जाते हैं। एंटीबायोटिक्स वगैरह जो अलग अलग प्रकार की दवाई है एलोपैथी की, उसमें भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि जो शरीर में लंबे समय तक रहते हैं। तो इतने और भी कारणों, कुछ कारणों से वायु के माध्यम से, जैसे सांस लेते और जहरीली गैस, थोड़ी थोड़ी जहर जिसमें होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, वो ऐसे वातावरण में हम रहते हैं, या तो ऐसे वातावरण में हमको जाना पड़ता है। तो उस समय भी वायु के माध्यम से हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जाते हैं। वायु के माध्यम से भी जाते हैं, जल के माध्यम से भी जाते हैं, अन्न के माध्यम से भी जाते हैं, और दवाई के माध्यम से, मैंने बताया दवाई अलग अलग है, उसके माध्यम से भी जाते रहते हैं। अब वो यदि ज्यादा प्रमाण में शरीर में बढ़ गए तो वो विभिन्न प्रकार के घातक रोग कर सकते हैं, घातक रोग का कारण बनते हैं। जैसे कैंसर हो गया, जैसे और सारी बीमारियां, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो टॉक्सिन्स के कारण होती है बीमारियां जो अंदर के, तो वो इस तरह की बीमारियां करते हैं। पेट की, आंत्र की, बहुत सारी बीमारियां इससे हो सकती है। प्रायः सभी बीमारियों का ये कारण बनता है। कैंसर जैसे घातक रोग का भी ये कारण बनता है ब्लड में जाकर। तो ऐसे बहुत शोधों के आधार पर ये निश्चित हुआ है कि यही टॉक्सिन्स को यदि बाहर निकाला जाए तो हम बहुत सारे रोगों से आगे बच सकते हैं।
तो इसके लिए आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद के ग्रंथों में ये बताया है कि दूषित जल, दूषित अन्न, दूषित वायु या कोई विभिन्न खनिज द्रव्य या और कोई द्रव्यों से जब शरीर में टॉक्सिन्स जाता है तो उसके दूर करने के लिए आयुर्वेद में विभिन्न औषधियाँ बताई गई है। वो औषधियाँ बहुत ही उपयोगी होती है और खास करके वो टॉक्सिन्स को निकालती है। तो उस औषधियों के बारे में थोड़ा मैं आज विचार चिंतन प्रकट करूँगा। जैसे कि उसमें एक औषधि है हिंगू। ये औषधि का अपना अपना स्वभाव होता है, द्रव्य गुण, वीर्य, विपाक और स्वभाव या प्रभाव से कार्य करती है औषधियाँ। तो उसमें एक होता है हिंगू, जिसको हम हिंग कहते हैं। वो अति तीक्ष्ण है, इसीलिए ये जो तत्व है उसको ही निकालने के लिए हिंग आशुतर है, आशुकारी है, तुरंत पहुंच जाती है, सब जगह पूरे शरीर में फैल जाती है। तो ये इसका एक स्वभाव हिंगू का पाया जाता है। हल्दी का भी ऐसा स्वभाव पाया जाता है, इसलिए आज भी हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल ड्रग के रूप में आज प्रसिद्ध हुई है। हल्दी की बहुत बड़ा नाम है। एक बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है चांदी की भस्म, सिल्वर भस्म, चांदी अर्थात सिल्वर। उसका उपयोग रसशास्त्र में, अर्थात नागार्जुन ने जो रसशास्त्र लिखा है उसमें बहुत जगह पर किया, खास करके शरीर में जब कोई सड़न आ गई हो, जहां पर सड़ गया हो शरीर, जहां पर घाव हो गए हो, ऐसे घावों में चांदी बहुत ही अच्छा कार्य करती है। टॉक्सिन्स को निकालकर अंग को शुद्ध करने का, अंग को जो अंग है उसको डिटॉक्सिफाई करने का कार्य ये चांदी करती है। इसका बहुत बड़ा रोल है। तो चांदी की बात नागार्जुन के समय से लेकर बहुत ही रसशास्त्र में बताई गई है। खास करके डिटॉक्सिफिकेशन का गुण चांदी में सबसे ज्यादा है। तो ये एक हो गई सिल्वर भस्म, चांदी की बात की। ऐसे चांदी के बहुत सारे प्रयोग भी हुए हैं। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ एक चिकित्सक है राजू भाई, तो वो भी गैंग्रीन की जब चिकित्सा करते हैं, गैंग्रीन की, जो डायबिटीज हो या ऐसे कोई रोग के कारण हो गया हो, सड़ गया हो और मिट न रहा हो ऐसे घाव की चिकित्सा वो चांदी के एक प्रकार का पानी बनाकर उससे धोने के बाद उसका मलहम करने से ही वो मिटा देते हैं। बहुत सारे उसके कैसे, हम उसके फोटोज रखेंगे अभी वीडियो में, तो चांदी से कैसे कैसे उसके रिजल्ट मिले। अब ये सारी औषधियाँ जो मैंने बताई, माने हिंगू है, हल्दी है, आयुर्वेद में ऐसे बेहड़ा है, और मैंने बताया अभी सिल्वर भस्म है, पंचगव्य भी उसमें बहुत ही अच्छा कार्य करता है शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। इसलिए कभी भी प्रायश्चित्त के रूप में किया हो या शरीर को शुद्ध करना हो तो पंचगव्य का भी इतना ही उपयोग किया जाता है। अब ये सारी औषधियाँ स्थूल रूप में है। अब उसको प्रोसेस करके 1970 में पूज्य गुरुवर्य ने, हमारे जो गुरु जी है, उन्होंने एक अमृत प्राशन की कल्पना दी है, जो सबसे पहली बार प्रायः भारत में ऐसा डिटॉक्सिफाई करने की जो औषधि है वो गुरुवर्य ने बनाई, रस शास्त्र के ग्रंथों के आधार पर। खास करके इन्हीं सब औषधियों का उपयोग करके, हिंगू है, बेहड़ा है, हल्दी है, पंचगव्य है, रजत भस्म है, ऐसे बहुत सारे द्रव्यों को कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में उसकी विशेष पद्धति से उसके प्रोसेस करके ये अमृत प्राशन बनाया गया है। अमृत प्राशन की कल्पना इसलिए आई क्योंकि बचपन से ही बालकों को दूषित अन्न से, दूषित पानी से, दूषित हवा से और वैक्सीनेशन से और अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स के जरिए उसके कारण बहुत सारे टॉक्सिन शरीर में जाते हैं बालकों के, और उसको समय पर निकालना ज़रूरी होता है। वो समय पर निकलता रहे तो आगे जाकर वो इकट्ठा नहीं होता है, और उसके कारण जो इकट्ठा होने के कारण जो रोग होते हैं वो हमको रोग नहीं होते हैं। तो उसको निकालना ज़रूरी होता है, जैसे मल को रोज़ निकालना ज़रूरी होता है। तो उस तरह से उसको भी, टॉक्सिन्स को भी निकालना ज़रूरी होता है। वो सूक्ष्म मार्गों से निकल जाते हैं। तो ये सभी औषधियों का मेल करके अमृत प्राशन बनाया है। तो वो अमृत प्राशन बालकों को बचपन से ही, अर्थात जन्म से प्रायः 10 दिन के बाद से दिया जा सकता है, क्योंकि वहीं से उसका टॉक्सिन्स का धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। अनेक प्रकार के दवाई के माध्यम से, वैक्सीन न भी ले तो भी उसके अन्न से, पानी से, हवा से उसका जाना शुरू ही होता है। अभी खबर है
कि माँ के दूध में भी यूरिया के अंश मिले हैं। आपने वो पढ़ा होगा शायद, क्योंकि वो अन्न हम यूरिया वाला पेस्टिसाइड्स वाला खाते हैं तो उसमें भी अंश जाते हैं माँ के दूध में, तो अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स उसके शरीर में जाते हैं। तो इसके कारण जो 10-15 दिन के बालक को लेकर, और ये एकदम निर्दोष है, घृत में बनाया जाता है और घी है, मधु है, ये सब आजन्म सात्म्य है, अर्थात जन्म प्रभृति शस्यते, जन्म से लेकर ही वो शरीर को अनुकूल है। इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि घी या मधु बालक नहीं खा सकता है। बालक के शुरुआत के संस्कारों में भी उसका उपयोग होता है, जो जन्म के 1-2 दिन के बाद होने वाले संस्कार होते हैं। तो इसीलिए अमृत प्राशन जो ये सब को मिलाकर बनाया जाता है, बालकों को जन्म के बाद 2 बूंद से शुरुआत करके उसके बाद 3 साल, उसके बाद 2-3 महीने में 3 बूंद तक का डोज करके 3 साल तक उसको दे सकते हैं। 3 साल के बाद 5 बूंद जैसा या 7 बूंद जितना दे सकते हैं। उम्र वाइज उसका डोज तो लिखा ही होता है, वो बताया भी गया है। किस बालकों को नहीं दे सकते हैं, तो सभी बालकों को दे सकते हैं। कोई भी रोग में, एक बुखार को छोड़ दे, बहुत बुखार आए तो कोई भी दवाई नहीं दी जाती है, तो उस समय आप केवल नहीं दे सकते, बाकी सभी अवस्थाओं में बालकों को ये दे सकते हैं अमृत प्राशन। कितने साल की उम्र तक दे सकते हैं, तो 16 साल की उम्र तक बालकों को कुमार अवस्था होती है, और उस अवस्था तक बालकों को ये अमृत प्राशन दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, तो सुबह खाली पेट दे सकते हैं या शाम को दे सकते हैं। सुबह आप सुवर्ण प्राशन देते हैं तो शाम को अमृत प्राशन दें। तो आइडियल डोज हमारा ये होता है कि सुबह सुवर्ण प्राशन और शाम को अमृत प्राशन। आगे पीछे कुछ 15 मिनट के बाद न खाए। ऊपर पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, वो अमृत प्राशन एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, तो ये इसको जीवा पर स्वाद अच्छा है। अब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है क्या, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं से हम सालों से उसको दे रहे हैं, उसका कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं है। खास करके जिन्होंने वैक्सीन ली है उसके लिए ये उपयोगी है। नहीं भी ली है तो अन्न से, पानी से, हवा से जो टॉक्सिन्स द्रव्य शरीर के अंदर जाते हैं उसका ये निर्मूलन करता है, उसका ये नाश करता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। तो अमृत प्राशन के विषय में आज इतना ही। अमृत प्राशन के लाभ और अमृत प्राशन का उपयोग हमने देखा। अमृत प्राशन पहली बार गुरुवर्य ने भारत में एक कंसेप्ट को लेकर बनाया कि शरीर को डिटॉक्सिफाई करके आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो रोग का निर्मूलन करना और स्वास्थ्य का रक्षण करना। तो ये रोग का निर्मूलन करके स्वास्थ्य का रक्षण और आयुष्य का रक्षण करता है। तो आज इतना ही। आगे हम और औषधियों के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।